मुझे अच्छी तरह याद है कि हम जब आँख खोल रहे थे, या हमारा जो बचपन का टाइम था, हमारा जो घर था वो एक ऐसी जगह पे मौजूद था जो कि एग्जैक्टली एक कब्रिस्तान के सामने मौजूद थी। और हमारा जो घर था, जिसे आप एक छोटा सा बंगला भी कह सकते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त मौजूद थे। तो अक्सर ऐसा होता था कि हमारे जो दादा थे वो हमें कहा करते थे कि बेटा, जैसे ही मगरिब का टाइम हो जाए तो कोशिश किया करो कि इन पेड़ों के पास ना जाओ, और ख़ास तौर पे छत पे या ऐसी जगह मत जाओ जहाँ से कब्रिस्तान को बराह रास्त देखा जा सके। ज़ाहिर सी बात है, हमारी इतनी उम्र नहीं थी। दादा की जो बातें थी वो हमें बड़ी अजीब लगा करती थीं, लेकिन उनके पास जो भी बातें थीं, यकीनन इसका कोई ना कोई बैकग्राउंड ज़रूर मौजूद था। अक्सर ऐसा होता है कि इस एज के अंदर जिस काम से आपको मना किया जाता है, आपका इंटरेस्ट यही होता है कि उसी काम को किया जाए, और ना सिर्फ किया जाए बल्कि कुछ इस तरह से किया जाए कि घर वालों को खबर भी ना हो। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ था। मेरा कज़न, जो कि अक्सर सर्दियों की छुट्टी में या गर्मियों की छुट्टियों में हमारे घर में रुकने आया करता था, तो एक रात हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि जब ये घर वाले सो जाएंगे तो हम लोग छत के ऊपर जाएंगे और फिर देखेंगे कि कब्रिस्तान में ऐसी क्या बात है कि हमें रात के टाइम में उस तरफ देखने से या उस तरफ जाने से मना किया जाता है। खैर, हमारा जो प्लान था, उस प्लान के मुताबिक रात के तकरीबन 2 सवा 2 बजे मैं और मेरा कज़न चुपचाप सीढ़ियों के रास्ते से छत की तरफ आए। जब हम छत की तरफ पहुँचे या छत पे पहुँचे, तो हमारा जो सामना था एग्जैक्टली कब्रिस्तान के सामने की तरफ था, और हम वहाँ से खड़े होके कब्रिस्तान के अंदर के हिस्से को बआसानी देख सकते थे। जब हम लोग वहाँ पे खड़े हुए तो बज़ाहिर तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। हाँ, कब्रिस्तान के अंदर किसी भी किस्म की रोशनी या लाइट मौजूद नहीं थी, लेकिन दूर से देखने पे दरख्त और कब्रें वाज़े तौर पे दिखाई दे रही थीं। मेरा ख्याल है कि हम लोग 5 7 मिनट तक वहाँ पे खड़े रहे और मुसलसल कब्रों की तरफ या कब्रिस्तान की तरफ देखते चले गए। सच्ची बात यह कि मुझे तो अब तक कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही थी कि जिसकी वजह से हमें छत पे आने से या कब्रिस्तान में झांकने से मना किया जाता था। लेकिन इसी दौरानी में मेरे कज़न ने मुझे कहा कि यार, ज़रा कोने की तरफ देखो। अब जैसे ही मेरे कज़न ने मुझे इस तरह से कहा कि ज़रा कोने की तरफ देखो, और जब मैंने उस तरफ देखना शुरू किया तो वाकई में मुझे ऐसा लगा कि कोने की तरफ, यानी जो आखिर में कुछ कब्रें मौजूद हैं, उन कब्रों के दरमियान में कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं। उस लकड़ी पे या उन लकड़ियों पे आग लगाई जा चुकी है, और उस आग के अतराफ में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कि बड़े अजीब से दिखाई दे रहे थे। एक तो बज़ाहिर वो बहुत लंबे लंबे लोग थे। इनकी जो शक्लें थीं तकरीबन एक जैसी लग रही थीं, और ख़ास तौर पे इनके जो लिबास थे, ऐसा लग रहा था जैसे अरबी या जुब्बे टाइप के लिबास हैं जो इन लोगों ने ज़ेब तन कर रखे हैं। आप यकीन करें, कभी मैं और मेरा कज़न इन दोनों को या इन लोगों को देख के हैरान हो रहे थे, और हम सोच रहे थे कि इतनी रात में ये यहाँ पे आग जला के क्यों बैठे हुए हैं। देखते ही देखते इन लोगों में जो एक शख्स था वो आहिस्ता आहिस्ता करके ज़मीन से ऊपर की तरफ होना शुरू हुआ। पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने पाँव के ज़रिए ऊपर की तरफ खड़ा हो रहा है, लेकिन जब हमने उस शख्स के ऊपर मज़ीद गौर किया तो ऐसा लग रहा था जैसे वो खड़ा नहीं हुआ है, बल्कि उसकी बॉडी को हवा में मुअल्लिक कर दिया गया है। वो हवा में ऊपर की तरफ मौजूद था, यानी उसके पाँव ज़मीन पे हरगिज़ नहीं टिके हुए थे, और ऐसा लग रहा था कि वो आहिस्ता आहिस्ता उड़ना शुरू करने वाला है। ये जो कुछ था इतना आनन फानन था कि हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि वाकई में ये शख्स ज़मीन से ऊपर हवा में उड़ना शुरू कर चुका है, या अब तक मुझे और मेरे कज़न को वहम सा है जो महसूस हो रहा है। लेकिन अजीब बात यह थी कि यह हकीकत थी। देखते ही देखते जितने भी लोग थे सारे के सारे हवा में मुअल्लिक होना शुरू हुए, और ऐसा लग रहा था जैसे हवा में उड़ते उड़ते ये लोग कब्रिस्तान के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर चुके हैं। ऐसा ही था कि जितने भी लोग थे आहिस्ता आहिस्ता करके हवा में ना सिर्फ उड़ना शुरू करते हैं, बल्कि कब्रिस्तान के चारों तरफ का चक्कर लगाना शुरू करते हैं। जब ये ऊपर की तरफ मौजूद थे, यानी कब्रों से ऊपर थे और फ़िज़ा में मौजूद थे, तो इनको देख के ऐसा लग रहा था इनकी शक्लें यकसर तब्दील हो चुकी हैं, और इनकी जो आंखें थीं वो देखते ही देखते लाल शोलों या अंगारों में तब्दील हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे जितने भी लोग हैं या जो भी मखलूक़ात हैं, ये कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं, या किसी ख़ास वजह या किसी मकसद के तहत इस कब्रिस्तान के चक्कर लगा रहे हैं।
मुझे अच्छी तरह याद है कि तकरीबन 1.5 या 2 मिनट तक ये मुसलसल इसी तरह हवा में चक्कर लगा रहे थे, और जैसे जैसे ये हवा में चक्कर लगा रहे थे तो इनके हुलिये मुकम्मल तौर पे तब्दील हो चुके थे। कभी ऐसा लगता कि वाकई में इंसान हैं या इस तरह की मखलूक़ात हैं जो हवा के अंदर मौजूद हैं, और कभी अक्सर ऐसा लगता कि कोई बड़े बड़े परिंदे हैं जो हवा में उड़ना शुरू हो चुके हैं। देखते ही देखते ये हवा में कुछ इस तरह से चक्कर लगाते लगाते गायब हो गए, जैसे अब से कुछ देर पहले ये यहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। अजीब बात ये थी, जो भी मंजर था मेरे साथ साथ मेरे कज़न ने भी अपनी आंखों से देखा था, और इस सच्चाई का इनकार करना या इस मंजर को ना मानना कम अज़ कम ये अहमकाना हरकत ज़रूर कहलाती। खैर, ये सब देखने के बाद मैं और मेरा कज़न जैसे तैसे हाँफते काँपते जब नीचे आए तो नीचे पहुँचते ही कुछ देर के बाद हम दोनों को सर्दी लगना शुरू हो गई, और हमें पता चला कि हम दोनों को शदीद बुखार हो चुका है। आप यकीन करें कि इस वाक़े के तकरीबन आप कह सकते हैं कि 10 या 11 दिन तक मैं और मेरा कज़न शदीद बीमार रहे। इस दौरानिए में हमारे घर के पास जो मस्जिद मौजूद थी वहाँ पे हमें ले जाके हम पे दम दुरूद कराया जाता था। अक्सर आपने जो भी इस तरह के खौफनाक किस्से और कहानियाँ सुने हैं, तो आपने सुना होगा कि उनके अंदर कभी वीरान घरों का जिक्र होता है, वीरान सड़क का जिक्र होता है, किसी खौफनाक गांव का जिक्र किया जाता है, या फिर अक्सर इस तरह के जो भी किस्से होते हैं उनमें किसी कब्रिस्तान या शमशान के बारे में बातें की जाती हैं। लेकिन आज की ये जो कहानी है ये थोड़ी सी डिफरेंट कहानी है, और ये कहानी बुनियादी तौर पे एक जंगल की है। कहा जाता है कि जो जंगल है ये इंडिया का एक बहुत ही खौफनाक तरीन जंगल है, और ये इंडिया के एक बहुत पुराने विलेज से तकरीबन 20-22 किलोमीटर के फासले पे मौजूद है। कुछ लोगों का कहना है कि इस जंगल को डाउन हिल जंगल के नाम से जाना जाता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो जंगल है इसके खौफनाक होने की वजह ये नहीं है कि यहाँ पे आबादी मौजूद नहीं है, बल्कि गए वक्तों में यानी प्री पार्टीशन जो दौर था उस दौर में यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मर्डर किया गया था। इसके साथ साथ बहुत सारी औरतों को रेप करने के बाद यहाँ पे कत्ल कर दिया गया था। और अगर आप पार्टीशन के बाद की बात करें तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अक्सर लोग इस जगह को सुइसाइड के लिए यानी खुदकुशी के लिए इस्तेमाल किया करते थे। अब ये जो जंगल है, इस जंगल में जब आप दाखिल होते हैं तो इस जंगल के दरमियान से एक रोड है जो गुजरता हुआ दूसरे गांव या दूसरे शहर की तरफ जाया करता है। ये जो कहानी इस जंगल से मुताल्लिक है, ये कहानी हमें इंडिया से असद साहब ने शेयर की है, और ये बताते हैं कि 1993 चल रहा था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे फादर का जो काम था वो बेसिकली कारपेंटर का काम था, और इस काम की वजह से हमें मुख्तलिफ गाँव में, मुख्तलिफ शहरों में, कभी कभी मुख्तलिफ सूबों के अंदर जाना पड़ता था। हालांकि मेरे फादर की कोशिश होती थी कि अगर उनको किसी दूसरे गांव में या दूसरे शहर में जाना है तो वहाँ वो खुद जाएं और जो भी काम है उसको मुकम्मल कर दें। लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि ऑर्डर कुछ इस तरह का था कि काम बहुत ज़्यादा था, तो मेरे फादर ने कहा कि मैं दिन के औकात में यहाँ से निकलना हूँ, यानी मुझे इस गाँव से दूसरे गाँव जाना है, मैं वहाँ पहुँच के काम शुरू कर देता हूँ, और तुम कोशिश करना कि या तो आज रात से पहले या फिर कल सुबह के बाद तुम भी वहाँ पे आ जाओ। जाहिर सी बात है, जब तुम वहाँ पे आ जाओगे तो मैं और तुम मिल के जो भी काम है उसको कंप्लीट कर देंगे। अब पहले मेरा प्लान यही था कि मैं रात होने से पहले पहले यानी दोपहर जब ख़त्म होती है शाम के औकात में इस गांव से यानी अपने गांव से उस गांव की तरफ रवाना हो जाऊंगा। लेकिन कभी कभी कुछ इस तरह के काम होते हैं जो आपकी मर्ज़ी, आपकी मंशा के ख़िलाफ़ हुआ करते हैं। मेरी लाख प्लानिंग के बावजूद भी मुझे निकलते निकलते शाम के तकरीबन 6-6:30 बज चुके थे। मेरे पास एक बाइक मौजूद थी और उस बाइक के ज़रिए मुझे अपने गांव से उस गांव जाना था। सफ़र का मसला नहीं था, सफ़र इतना ज़्यादा लंबा नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रास्ते में ये जो जंगल आया करता था जिसके बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ हमने सुन रखी थी, मैं कोशिश कर रहा था कि इस जंगल को स्किप करके किसी लॉन्ग रूट से खैरियत से उस गांव में अपने फादर के पास पहुंच सकूं। जब मैं निकला तो उस वक्त मगरिब होने में या अंधेरा होने में काफ़ी टाइम बाकी था, और जैसे ही मैं उस जंगल के करीब पहुंचा तो अभी भी हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी।
मैंने सोचा कि अल्लाह का नाम लेते हैं और अल्लाह का नाम लेके इसी शॉर्टकट वाले रास्ते से उस गांव की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। अब जैसे ही मैं उस जंगल नुमा एरिया में एंटर हुआ और उस एरिया में एंटर हुए मुझे 5 या 7 मिनट गुजरे होंगे कि देखते ही देखते मेरी बाइक ने झटके लेना शुरू कर दिए। ऐसा लग रहा था जैसे इसका या तो पेट्रोल ख़त्म हो चुका है या फिर हो सकता है कि इसके फ़िल्टर में कचरा आ गया हो। ऐसा ही हुआ कि मेरी जो बाइक थी कुछ देर के अंदर अंदर देखते ही देखते बंद हो गई और मेरी लाख कोशिश के बावजूद ना ही वो बाइक स्टार्ट हो रही थी और ना ही मेरी समझ आ रहा था कि बाइक ख़राब क्यों हुई है। हालांकि मैं आमतौर पर कोशिश किया करता था कि अपनी बाइक को अप टू डेट रखूं, मेंटेन रखूं, ताकि मुझे कभी भी किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। खैर इसी दौरानिए में जबकि मैं अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, देखते ही देखते तकरीबन 1 या 1.5 घंटा मज़ीद गुजर गया। अब मुकम्मल तौर पे वीराना हो चुका था। ये जो जंगल है ये मुकम्मल तौर पे अंधेरे में डूब चुका था और दूर दूर तक ना ही कोई बंदा मौजूद था, ना ही किसी बंदे का नामो निशान मौजूद था। अच्छी बात ये थी कि मैं हमेशा अपने साथ 2 टॉर्च लाइट रखा करता था, तो मेरे पास टॉर्च लाइट्स मौजूद थीं और मैं अपनी बाइक को खींचते हुए इस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरानिए में जबकि मैं जंगल के अंदर मौजूद था, मुझे ऐसा लगा कि मेरे लेफ़्ट साइड पे यानी जहाँ पे बहुत सारे घने दरख्त मौजूद हैं वहाँ पे शायद कोई लड़की खड़ी हुई है और ना ही वहाँ पे सिर्फ लड़की खड़ी हुई है बल्कि उसके हाथ में एक बांसुरी मौजूद है और वो मुसलसल उस बांसुरी को बजाने की कोशिश कर रही है। मैं बड़ा हैरान था कि इतनी रात में, इस अंधेरे में, इस सुनसान जंगल में ये खूबसूरत लड़की क्या कर रही है। खैर मैं आहिस्ता आहिस्ता जब उस लड़की के बिल्कुल करीब पहुंचा तो उस लड़की ने एकदम से मेरी तरफ देख के मुस्कुराना शुरू कर दिया। इससे पहले कि मैं उससे उसके बारे में पूछता या उससे पूछता कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, उस लड़की ने बाकायदा मेरा नाम लेके और मेरे फादर का नाम लेके मुझे मुखातिब किया और कहने लगी कि परेशान मत हो, तुम्हारे जो अब्बा हैं वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, इस रास्ते पे सीधे चलते चले जाओ, आगे जाके तुम्हें एक पुलिस की गाड़ी नज़र आएगी, वो यकीनन तुम्हारी मदद करेगी। मैं बड़ा हैरान था कि ये जो लड़की जिसको मैं नहीं जाना करता या जो मुझे नहीं जाना करती, बिला आखिर वो मुझे, मेरे नाम को या मेरे फादर के नाम को कैसे जानती है। और सबसे अजीब बात यह है कि वो कह रही है कि यहाँ से सीधे चले जाओ, आगे जाके एक पुलिस की वैन तुम्हें नज़र आएगी। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इससे मज़ीद बात करूं, क्योंकि सीधी सी बात है मेरे पसीने छूटना शुरू हो चुके थे और एक अजीब सा खौफ था जो मेरे ऊपर तारी हो चुका था। इसी दौरानिए में जैसे ही मैंने उस लड़की को क्रॉस किया और क्रॉस करने के कुछ देर के बाद जब मैंने वापस पलट के उस लड़की की तरफ देखा तो अब वहाँ पे ना ही वो लड़की मौजूद थी, ना ही उस लड़की का नामो निशान मौजूद था। हैरान कुन बात ये थी कि जब मैंने इस जंगल को क्रॉस किया तो वहाँ पे वाकई में एक पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई थी और बिलाखिर जब मैं उन पुलिस वालों के पास पहुँचा तो मैंने उनसे मदद मांगी। अल्लाह का शुक्र है कि वो जो पुलिस वाले थे उन्होंने ना सिर्फ मेरी गाड़ी स्टार्ट करने में मदद की बल्कि उनकी कोशिश से बिलाखिर मेरी बाइक स्टार्ट हो गई और मैं खैरियत से वहाँ पे पहुँच गया। आज भी जब मैं इस वाक़े को याद करता हूँ तो मेरी समझ नहीं आता कि आखिर वो कौन लड़की थी जो कि ना सिर्फ मुझे, मेरे फादर को, मेरी फैमिली को, सबको जाना करती थी और उसको कैसे पता था कि आगे जाके एक पुलिस की मोबाइल मौजूद होगी। अक्सर आपने सुना होगा कि इस दुनिया में इंसानों के अलावा या इंसानों के साथ साथ कुछ इस तरह की मखलूक़ात हैं जो कि रहा करती हैं, जिनको पिछल पैरी, चुड़ैल, भूत, प्रेत या फिर इस तरह के नामों से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस तरह की जितनी भी मखलूक़ात हैं वो आमतौर पे अंधेरों में, वीरानों में रहा करती हैं और इनकी अपनी भी कोशिश होती है कि कभी भी ऐसी जगह पे ना रहें जहाँ पे इंसान मौजूद हों। आज की ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी हमें आसिफ साहब ने कराची औरंगी टाउन से शेयर की है। ये बताते हैं कि वैसे औरंगी टाउन के अंदर अगर आप जिक्र करें तो बहुत सारे इस तरह के एरियाज़ हैं, बहुत सारी इस तरह की लोकेशंस हैं जिनके बारे में हॉन्टेड होने का कहा जाता है।
ये बताते हैं कि औरंगी टाउन नंबर 5 के अंदर एक ऐसी स्ट्रीट है या एक ऐसी गली है जो कि आमतौर पे हॉन्टेड गली के नाम से जानी जाती है। और कहा जाता है कि जो गली है, इस गली के अंदर रात के औकात में चुड़ैल नजर आया करती है। आसिफ साहब बताते हैं कि ये जो गली है, इस गली के अंदर ना सिर्फ वीराना हुआ करता है, बल्कि इस गली में एक तरफ बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, जबकि दूसरी तरफ एक गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज मौजूद है। अक्सर लोग दिन के औकात में भी इस गली में जाने से परहेज किया करते हैं। आसिफ भाई बताते हैं कि जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था, तो मुझे बचपन से ही मेरे घर वाले मना किया करते थे, ख़ास तौर पे मगरिब के बाद इस गली में जाने से परहेज किया करो। अब हम टीन एज के अंदर थे, तो आमतौर पे टीन एज के अंदर आपको जिस काम से मना किया जाता है, तो आप कोशिश करते हैं कि वही काम करें। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही सीन था कि जब भी मुझे किसी काम से मना किया जाता था, मैं कोशिश करता था वो काम ज़रूर करूं। लेकिन इत्तेफाक की बात थी कि जब भी मेरा उस गली में जाना हुआ, तो मैंने कभी भी उस गली में ना ही इस तरह की किसी मखलूक को देखा और ना ही मुझे लगा करता था जैसे कि वो गली हॉन्टेड है। जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था, वैसे वैसे जो घर की जिम्मेदारियां थीं वो बढ़ती चली जा रही थीं। और बिला आखिर जब मैंने इंटरमीडिएट किया, तो एक वक्त ऐसा आया कि मेरे घर वालों ने मुझे कमाने के लिए या जॉब करने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। अब सच्ची बात यह है कि जब मेरे घर वालों ने मुझे फोर्स किया, तो मैंने भी उनकी बात मान ली और मैंने भी अपनी एजुकेशन को खैर बात कह दिया। हैरान कुन बात यह थी कि जहाँ पे मुझे जॉब मिली या जिस फैक्ट्री के अंदर मैं काम किया करता था, वो इत्तेफाक से 5 नंबर पे ही मौजूद थी और उस फैक्ट्री का जो रास्ता था वो उसी गली से गुजर के आया करता था। अब क्योंकि जो मेरी जॉब की टाइमिंग थी वो दिन के औकात में थी, यानी कि सुबह 10 बजे मैं अपने ऑफिस जाया करता था और ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 बजे तक वापस आ जाता था। लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ रहा था, जो हमारे मालिकान थे उनका इरादा था कि इस काम को बढ़ने के साथ साथ जो भी स्टाफ है उसके वर्किंग आवर्स में इजाफा कर दिया जाए। अच्छी बात यह थी कि ना सिर्फ वर्किंग आवर्स में इजाफा किया जा रहा था, बल्कि जो हमारी सैलरी थी उसको भी बढ़ाने की बात की जा रही थी। खैर, इत्तेफाक से जब ईद आने वाली थी, यानी रमज़ान चल रहे थे, तो मेरे जो सेठ थे उन्होंने मुझे कहा कि यार हमारा काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ईद पे हमें बहुत सारे कामों को मुकम्मल करना है, तो मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो शाम के 4 बजे से रात के 2 बजे तक जो ड्यूटी टाइमिंग है उसको अवेल कर लो। अब क्योंकि तुम्हें यहाँ पे काम करते हुए अरसा हो चुका है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम इस टाइम में काम करो ताकि रात के औकात में भी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। खैर, मैंने उनकी बात मान ली और जैसा टाइम उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था, मैंने ना सिर्फ उस सैलरी को बल्कि उस टाइमिंग को एक्सेप्ट कर लिया। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं पहले दिन यानी कि पहली नाइट जॉब पे गया, तो जब मैं गया था दिन का टाइम था, बहुत ज़्यादा रौनक थी, तो मैं खैरियत से अपने ऑफिस पहुंच गया। लेकिन जब मेरी रात को 2-2:15 बजे ड्यूटी ऑफ हुई और जब मैं अपने ऑफिस से अपने घर आने के लिए निकला, तो अब मुझे थोड़ी सी फिक्र लाहक थी, क्योंकि मुझे उस गली से, जो कि हॉन्टेड गली थी, ना सिर्फ गुजरना था, बल्कि सीधी सी बात है, अब रात के टाइम में मुझे डर लग रहा था। हालांकि इससे पहले जब भी मैं वहाँ से गुजरा था, ना ही मेरे साथ कोई वाक़या पेश आया था और ना ही इस तरह की कोई मखलूक मुझे नज़र आई थी। मेरी शुरू से ही आदत थी, जब भी मैं ऑफिस से निकलता या घर से निकलता तो कुरान आयत के ज़रिए हिसार कर लिया करता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि जिस रात ये वाक़या पेश आया, उस रात जब मैं निकला, तो मैं बातों ही बातों में ये भूल गया कि मैंने ना ही हिसार किया है और ना ही आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने ऊपर दम किया है। मैं सीधा सीधा चलता हुआ उस गली की तरफ बढ़ रहा था और एक अजीब सा अनजाना सा खौफ था, एक अजीब सी ठंडक थी जो मुझे महसूस हो रही थी और मुझे लग रहा था कि गर्मी के मौसम में भी मुझे शदीद सर्दी का या कम से कम सर्दी का एहसास हो रहा है। खैर, जैसे ही मैं उस गली के अंदर एंटर हुआ, मैंने तेज़ी तेज़ी के साथ कदम बढ़ाना शुरू किए और मेरी पूरी कोशिश थी जितना जल्दी हो सकता है मैं इस गली से खैरियत से बाहर निकल जाऊं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे मेरी जो सांसें हैं वो ऊपर चढ़ती चली जा रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे मेरा ब्लड प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता करके लो होना शुरू हो चुका है।
अभी मैं जबकि उस गली के अंदर दाखिल हुआ था और मुश्किल से मैंने 15 या 20 कदम आगे सफ़र किया होगा, मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी की सरगोशी की आवाज़ आना शुरू हुई है। ये जो आवाज़ थी, ये इतनी वाज़ेह आवाज़ थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे कानों में या फिर मेरे करीब जवार में कुछ कह रहा है, और जो भी कहा जा रहा है वो इतनी मोटी सी अजीब सी आवाज़ में कि लाख कोशिश के बावजूद मुझे समझ नहीं आ रहा। अजीब बात यह थी कि उस पूरी गली में ना ही आबादी मौजूद थी, ना ही कोई घर वगैरह नज़र आते थे। हाँ, एक तरफ कचरा पड़ा हुआ था, जबकि दूसरी तरफ वो हॉन्टेड स्कूल या कॉलेज मौजूद था। अब जैसे ही मुझे मुसलसल सरगोशियों की आवाज़ आना शुरू हुई तो मैंने अपने कदमों को तेज़ी के साथ आगे की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। मैं तेज़ी के साथ अपने घर की तरफ बढ़ रहा था कि इसी दौरानिए में ऐसा लगा किसी ने एकदम से मेरे कान के पास आके मेरा नाम पुकारा है। अब जैसे ही मेरे कान के पास आके किसी ने मेरा नाम पुकारा तो मैंने अपने अतराफ़ का जायज़ा लिया, लेकिन वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है। मैंने इस आवाज़ को नज़रअंदाज किया और तेज़ी के साथ इस गली से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। अजीब बात यह थी कि जब मैं उस स्कूल या कॉलेज के गेट के बिल्कुल सामने पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे बिल्कुल बराबर में कोई अजीब सा साया नज़र आना शुरू हो चुका है। हालांकि मेरे साथ कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन बाकायदा लग रहा था कोई मेरे साथ साथ चल रहा है और उसका साया मेरे साथ साथ आगे बढ़ रहा है। इसी दौरानिए में ऐसा लगा किसी ने एकदम से मेरे कंधे पे हाथ रखा है, और ना सिर्फ हाथ रखा है बल्कि हाथ रखते ही मेरा नाम पुकारा है। अब जब मुझे बाकायदा किसी के हाथ रखने का या ठंडक का सा एहसास होना शुरू हुआ तो मैंने हिम्मत करके जब अपने कंधे की तरफ देखा तो मैंने देखा कि एक लंबा सा पतला सा हाथ है और उस हाथ के ऊपर पतली पतली लंबी लंबी उंगलियां मौजूद हैं। और अजीब बात यह थी कि उन उंगलियों पे बहुत लंबे लंबे बारीक से नाखून मौजूद हैं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी दोशीज़ा का हाथ है, लेकिन इसके जो नाखून थे कुछ अजीब तरीके से नोकीले नाखून थे। खैर, जब मैंने हाथ के साथ साथ एकदम से पीछे की तरफ देखना शुरू किया तो मैंने देखा कि मेरे बिल्कुल पीछे की तरफ एक लड़की खड़ी हुई है। बज़ाहिर देखने से वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन लड़की लग रही है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे उसने लाल कलर का उरूसी लिबास पहन रखा है, और ना सिर्फ उसने उरूसी लिबास पहना हुआ है बल्कि वो बहुत ज़्यादा तैयार हुई हुई है। सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात यह थी कि इतनी रात में इस वीराने में, इस सुनसान जगह पे इतनी हसीन और जमील लड़की का खड़ा होना, और ना सिर्फ खड़ा होना बल्कि बड़ी बेबाकी के साथ मेरे कंधे पे हाथ रखना और मेरा नाम लेके मेरे कान में सरगोशी करना। या तो ये मेरे साथ शरारत कर रही थी या फिर सरासर ये जो मामला था कुछ और था। खैर, एकदम से मैंने उसका हाथ अपने कंधे से हटाया और मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानती हो। जैसे ही मैंने उस लड़की से यह सवाल किया तो बजाय इसके वो लड़की मेरे सवाल का जवाब देती, उसने एकदम से अजीब तरीके से हंसना शुरू कर दिया। और जब उसने हंसने के लिए अपना मुंह खोला तो जब मेरी नज़र उसके मुंह के अंदर की तरफ पड़ी, ऐसा लग रहा था उसके जो दांत हैं वो बहुत ही नोकीले, बहुत ही पतले पतले लंबे लंबे दांत हैं। और सबसे हैरानकुन बात ये थी, उसकी जो ज़बान थी ऐसा लग रहा था जैसे काली ज़बान है। और ना सिर्फ उसकी ज़बान काली है बल्कि शायद उसकी ज़बान पे ज़ख़म मौजूद हैं, और उसके मुंह में जगह जगह ऐसा लग रहा है जैसे कि खून लगा हुआ है। अब मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हो चुका था कि मेरे सामने जो लड़की मौजूद है यकीनन ये कम से कम इंसान नहीं है। खैर, जैसे ही मैंने पलट के आगे बढ़ना शुरू किया तो इससे पहले कि मैं उसके सामने से निकल पाता, उस लड़की ने मुझे एकदम से कहा कि मुझे ज़रा आगे तक जाना है, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो मुझे बस कोने तक छोड़ दें। मुझे यकीन हो चला था कि कम से कम ये जो भी मखलूक है ये इंसान नहीं है। इसी दौरानिए में मैंने जानबूझ के जब उसके पैरों की तरफ देखना शुरू किया तो आप यकीन करें, उस औरत के जो पैर थे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जो उंगलियां हैं वो पीछे की तरफ मौजूद हैं, जबकि उसकी जो एड़ियां हैं वो आगे की तरफ नज़र आ रही हैं। बस जैसे ही मैंने उस लड़की के उल्टे पैरों को देखा है, मैंने आंखें बंद की और जो भी कुरानी आयत मुझे आया करती थी
मैंने उन सब की तिलावत करना शुरू की और जितना तेज़ी से हो सकता था गली के कोने की तरफ भागना शुरू कर दिया। मैं बहुत तेज़ी के साथ गली से बाहर की तरफ भाग रहा था और ऐसा लग रहा था मुसलसल वो लड़की मुझे फॉलो कर रही है। अल्लाह जानते कि मैंने जैसे तैसे करके इस गली को क्रॉस किया और जैसे ही मैंने इस गली को क्रॉस किया तो मेरे सामने एक पुलिस की मोबाइल खड़ी हुई थी। गिरता पड़ता हाँफता हुआ जब मैं उस पुलिस मोबाइल के पास पहुंचा तो वो जो पुलिस वाले थे उनको ऐसा लगा कि मेरे पीछे मोबाइल स्नैचर्स या डाकू वगैरह लग चुके हैं। खैर वो जल्दी से मेरे पास आए, उन्होंने मुझे हौसला दिया और तकरीबन 5 या 10 मिनट के बाद जब मेरे औसान बहाल हुए तो फिर मैंने उन पुलिस वालों को बताया कि पीछे गली में एक चुड़ैल मौजूद है और उस चुड़ैल ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया था। अब वो जो पुलिस वाले थे वो जाहिर सी बातें पुलिस वाले थे, वो कहने लगे कि भाई ये सब कहने की बातें हैं, चुड़ैल वगैरह कुछ भी नहीं हुआ करती। खैर वो जो पुलिस वाले थे उन्होंने मुझे अपनी मोबाइल में बिठाया और जैसे तैसे करके मुझे मेरे घर तक छोड़ा। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं अपने घर आया तो घर आने के बाद भी मुझे 2 या 3 दिन तक मुसलसल उस लड़की की सरगोशियों की आवाज़ आने लगी। मुझे बाकायदा महसूस होता था कि मेरे अतराफ़ में वो लड़की ना सिर्फ मौजूद है बल्कि बार बार मेरा नाम लेके मुझे पुकार रही है। अजीब बात यह थी कि तकरीबन 10 दिनों तक ना मैं सिर्फ शदीद बीमार रहा बल्कि मेरे घर वाले मुसलसल मुझ पे दम दुरूद करते रहे। अल्लाह का शुक्र है कि जब मेरी तबीयत ठीक हो गई तो उसके बाद से मैंने तौबा कर ली थी कि ना सिर्फ इस रास्ते से गुजरना है बल्कि मैंने अपने ऑफिस वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया था कि अगर आपको मुझसे काम करवाना है तो दिन में काम करवाएं, अदरवाइज़ मैं माजरत चाहता हूँ।